मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज हमारे खबरों के मेन्यू में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता से छाई हुई हैं। आज की सबसे बड़ी खबर और हमारी कवर स्टोरी, राजधानी दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम गया है। परसों जनता भाग्य का फैसला करेगी कि कौन सा नेता पड़ेगा किस पर भारी, लेकिन आज जुबानी जंग किस तरह से देखने को मिली है, 70 सीटों का पूरा समीकरण क्या कहता है, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले हैं। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली के जंगपुरा से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आज जमकर चुनाव प्रचार किया गया और इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर तंज कसते हुए एक को बड़े मियां और दूसरे को छोटे मियां करार दिया। अमित शाह जिस तरह की कैंपेनिंग कर रहे हैं उसके जरिए क्या 26 सालों का सूखा भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर भी अगली स्टोरी दिखाएंगे। इसके अलावा आपको बताते चले हमारी तीसरी स्टोरी, दिल्ली में आज पानी की ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी हो जाएंगे। बिजली के तारों की तरह किस तरह से पानी की पाइपलाइन का जाल पूरा का पूरा बिछा दिया गया है खंभों पर। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है जो यकीनन हम सभी को स्तब्ध कर देने वाली है। ये पूरी खबर भी होगी बस कुछ ही देर में आपके सामने। महाकुंभ हादसे की गूंज आज संसद परिसर में भी सुनने को मिली। किसी ने 1000 मौत का दावा किया तो किसी की ओर से दावा किया गया कि गंगा के पानी में प्रवाहित कर दिया गया लाशों को सरकार जानबूझकर आंकड़ों को छिपाने का काम कर रही है। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह का हादसा हुआ था, इसको लेकर आज कैसे सियासत गरमाई है, पूरी खबर बताएंगे। और मैं प्रयागराज में मौजूद हूं। आपको बताते चले कि अमृत स्नान का आज तीसरा और आखिरी दिन था। आज यहां पर भारी भीड़ उमड़ी। वसंत पंचमी के इस खास मौके पर आज किस तरह से यहां पर स्नान ध्यान का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, वो कौन कौन से बड़े इंतजाम थे जिनका खास ख्याल सरकार की ओर से रखा गया, जिसके बाद आज सभी खुश होकर अपने घरों की ओर लौटते हुए दिखाई दिए, वो खबर भी होगी। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जनहित में आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। मैं महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हूं, लेकिन एक सियासी कुंभ इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 70 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन आज आखिरी दिन हर एक दल ने किस तरह से अपनी पूरी ताकत लगा दी है और दिल्ली की जनता का मन जीतने की कोशिश की गई, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कैसे राष्ट्रीय चुनाव जिन मुद्दों पर होते हैं, दिल्ली का चुनाव भी किस तरह से आके उन्हीं मुद्दों पर टिक गया है। और इसी मुद्दे को लेकर चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, तीनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर दिखे। 8 तारीख को आप पार्टी को दिल्ली वाले झाड़ू लगाकर बाहर फेंकने वाले हैं। 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। जिन्होंने शीला दीक्षित जी को जलील किया, उनके खिलाफ कैसे कैसे इल्जाम लगाए, आज क्या महिला सुरक्षित है इनकी दिल्ली में? ये दिल्ली में चुनावी शोर खत्म होने से ठीक पहले की जोर आजमाइश है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता बचाने में जुटी है, बीजेपी सत्ता का सूत्र डिकोड कर रही है और कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन वापस लेने की कोशिश में है। आखिरी राउंड में गृह मंत्री अमित शाह ने पहले जंगपुरा, फिर बिजवासन और आखिर में द्वारका में जनसभा की। दिल्ली में बदलाव की हुंकार भरी। शर्म नहीं आती केजरीवाल? चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आप कह रहे थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। एक बंगले से पेट नहीं भरा, 4 बंगले तोड़कर शीश महल बनाया। चिंता मत करो, हमारा सीएम वो बंगले में नहीं रहेगा, बेचारे को आदत नहीं होगी ऐसे घर में रहने की। आपके दर्शन के लिए बंगला जरूर खोल देंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के आखिरी दिन छतरपुर में जनसभा की और फिर सीएम आतिशी के लिए कालकाजी में रोड शो किया। केजरीवाल के 60 पार का भरोसा और तीनों प्रमुख सीटों पर जीत का दावा बरकरार है। ये बीजेपी वाले
बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। 3 सीट फंस गई, 3 सीट फंस गई। नतीजे देख लेना, नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, तीनों सीटें ऐतिहासिक मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आप और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी आखिर के कुछ दिनों में जोर लगा दिया। प्रियंका गांधी ने जंगपुरा में डोर टू डोर कैंपेन किया तो कस्तूरबा नगर में रोड शो कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। दिल्ली में शीला मॉडल की याद दिलाई। आप और बीजेपी दोनों को जमकर निशाने पर लिया। दिल्ली में कांग्रेस और आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 2 सीटें सहयोगी जेडीयू और एलजेपी को दी हैं। इस बार तीनों ही पार्टियां फ्रीबीज पर दांव खेल रही हैं। आपने दिल्ली के लिए केजरीवाल की 15 गारंटियों की घोषणा की है। बीजेपी ने 27 साल के सूखे को खत्म करने के लिए 27 संकल्प लिए हैं। वहीं कांग्रेस ने 6 गारंटी दिल्ली वालों के लिए दी है। दिल्ली में 12 सीट पर एससी और 12 सीट पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में है। इन 24 सीटों पर कांग्रेस का भी फोकस है, जो आपकी टेंशन बढ़ा सकती है। 2020 के चुनाव के उलट इस बार बीजेपी ध्रुवीकरण की बजाय सीटों के हिसाब से मुद्दे उछाल रही है। कुल मिलाकर ये चुनाव बीते 2 चुनाव से अलग होने जा रहा है। यही वजह है कि हर कोई दिल्ली की लड़ाई को टक्कर वाली बता रहा है। कहा जाता है नई दिल्ली जो जीतता है वही दिल्ली पर राज करता है। साल 1993 से लगातार इसी तरह की स्थिति राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली सीट को लेकर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल इसी सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से जो सोशल इंजीनियरिंग का चक्रव्यूह रचा गया है, ऐसे में जीत क्या आसान रहेगी अरविंद केजरीवाल की, या फिर इस चक्रव्यूह में वो फंस जाएंगे? तालकटोरा स्टेडियम, जहां के अखाड़ों में पहलवान कलागंज दाव, ईरानी दाव और जांघिया दाव के गुर सीखते हैं, वहां दिल्ली का चुनावी दंगल दस्तक दे चुका है। एक तरफ हैं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा ने तालकटोरा को लेकर कास्ट कार्ड खेल दिया है। 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नई दिल्ली विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 8 फरवरी के बाद में जो एनडीएमसी की पहली काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें तालकटोरा स्टेडियम के नाम को बदलकर हम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम का प्रस्ताव लाएंगे और उसको पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में ही पास करेंगे। प्रवेश वर्मा ने तालकटोरा स्टेडियम का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का वादा किया, जो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के चौथी बार विधायक बनने के गणित को गड़बड़ा सकता है। इसे समझने के लिए पहले नई दिल्ली सीट का गणित समझना होगा। नई दिल्ली सीट पर 1,09,022 मतदाता है, जिनमें 20,000 से ज्यादा वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं। बीते चुनावों में नई दिल्ली में वाल्मीकि समुदाय का एक मुश्त वोट अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा है। महर्षि वाल्मीकि के जरिए बीजेपी ने इस समुदाय से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है। आपके कोर वोट बैंक में सेंध मारकर बीजेपी नई दिल्ली में केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी कर रही है। मैंने कहा था 20,000 से ज्यादा से जीतेंगे। अब 20,000 से ज्यादा से तो हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 26 हो जाए। और एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से जमानत जब्त होगी और वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। तालकटोरा के साथ साथ बीजेपी नेताओं का झुग्गी बस्तियों में प्रवास, प्रवेश वर्मा की तरफ से लगाए गए फ्री हेल्थ कैंप और आर्थिक मदद से भी वाल्मीकि समुदाय को बीजेपी के पक्ष में लाने का प्रयास हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने इन चुनावी दाव को साजिश का नया एंगल दिया है। मुझे कई झुग्गियों से फोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। एक और बीजेपी झुग्गी वोट में सेंधमारी की तैयारी में है, तो दूसरी ओर यहाँ मौजूद सरकारी कर्मचारी और बड़े मिडिल क्लास को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 12,75,000 की आय पर टैक्स फ्री हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है।
दिल्ली में करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़ी संख्या में नई दिल्ली सीट के वोटर हैं। नई दिल्ली में केजरीवाल दो मोर्चे पर घिरे हैं। बीजेपी के साथ कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी चुनाव प्रचार को धार देकर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को ही नहीं फंसाया है, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया को भी जंगपुर की जंग में उनके लिए स्थिति कमजोर करने की पूरी कोशिश की है। आज गृह मंत्री अमित शाह जंगपुरा में चुनावी मैदान में थे। बड़े मियां छोटे मियां कहकर उन्होंने जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया पर जमकर तंज कसा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी केजरीवाल और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। दिल्ली में प्रचार के आखिरी दिन जंगपुरा की सड़कों पर प्रियंका गांधी और गलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इन तस्वीरों ने इस सीट पर मनीष सिसोदिया की टेंशन बढ़ा दी है। प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह तरविंदर मारवाह के लिए वोट मांगने खुद जंगपुरा में थे, जहां उन्होंने केजरीवाल और सिसोदिया को ठगों की जोड़ी ठहरा दिया। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा विधानसभा सीट पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में गए सिख नेता तरविंदर सिंह मारवाह हैं, तो कांग्रेस की ओर से पुराने दिग्गज और मुस्लिम चेहरा फरहाद सूरी मैदान में हैं, जिनके लिए खुद कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने लोगों से समर्थन मांगा। जी मैम, बिल्कुल आप मेरी खुश है मैम, हम तो आपका भी आशीर्वाद चाहते हैं। जो आपके लिए काम करता है ना उसी को पूछिए। और ये लोग ज्यादा पैसा प्रचार में डालते हैं जहाँ आपका पैसा डलता है। जंगपुरा में 16% मुस्लिम वोटर हैं, 18% पंजाबी सिख वोटर, 16% दलित वोटर, 22 से 25% ग्रामीण मतदाता और 20 से 24% शहरी वोटर हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि जंगपुरा में 11 साल से पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होता जा रहा है। 2013 में पहली बार आपको जंगपुरा में 36.95% वोट मिले। 2015 चुनाव में आपका वोट प्रतिशत बढ़कर 48.11% हो गया और 2020 में पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़कर 50% के पार पहुंच गया। लेकिन हार के बावजूद बीजेपी भी जंगपुरा में लगातार मजबूत होती रही। इसलिए सेफ सीट होने के बावजूद मनीष को माहौल बदलने का डर सता रहा है, जबकि केजरीवाल खुद जंगपुरा जाकर ऐलान कर चुके हैं कि सरकार बनी तो सिसोदिया के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी पक्की है। सब कह रहे हैं कि सरकार तो केजरीवाल जी की बनने वाली है, भले ही 2-4 सीटें कम हो जाएं, और फिर मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा, केजरीवाल जी के साथ कैबिनेट में रहूंगा। किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी कि डिप्टी सीएम की विधानसभा के किसी व्यक्ति का फोन ना उठाए या उसके कहने पे काम ना करे। सिसोदिया का ये डर बेवजह नहीं है। दरअसल वो जंगपुरा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो 2 बार पटपड़गंज से विधायक रह चुके हैं, जहां पिछले चुनाव में वो बड़ी मुश्किल से हारते हारते जीते थे। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की ही सीट सिर्फ नहीं फंसी हुई है, बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की भी कालकाजी की सीट को लेकर जंग इतनी आसान नहीं रहने वाली है। वहां पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो चक्रव्यूह रचा गया, आज खुद अरविंद केजरीवाल आतिशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे। लेकिन यहाँ का मौजूदा समीकरण क्या कहता है, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। प्रचार के आखिरी दौर में अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी में जोर लगाया। सीएम आतिशी के लिए गोविंदपुरी मोहल्ले में रोड शो किया। केजरीवाल के इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। केजरीवाल ने लोगों से आतिशी को जिताने की अपील की।
तो मेरी सभी माँ बहनों से हाथ जोड़ के अपील है, अपने अपने घर के अंदर बैठ के सभी पुरुषों को समझाए कि सब लोग, जैसे महिलाएं एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है, हर पुरुष का भी एक एक वोट आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को पड़ना चाहिए। कालकाजी सीट दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है। आतिशी दूसरी मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। छोटी छोटी सभाओं के जरिए अलका लांबा भी जोर लगा रही हैं। खुद को बीजेपी और आप से बेहतर विकल्प बता रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन अलका ने भी रोड शो किया। हाथ में झंडा लेकर लहराती नजर आई। चित्रा त्रिपाठी से बातचीत में अलका ने पिछले दिनों जीत का दावा किया था। अलका लांबा भी जो है इस बार नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकने वाली है। 5,000 पे खड़ी हूँ। 50,000 5 तारीख को भाला फेंक कर पार जाएगी। आतिशी जी हार जाएंगी यहाँ से, आप ये कह रही हैं? 100% हारने वाली आतिशी। 2020 के चुनाव में आपकी आतिशी को 55,897 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसे 44,504 वोट मिले। कांग्रेस को महज 4,965 वोट से संतोष करना पड़ा था। आतिशी 11,393 वोटों से चुनाव में जीती थी। ऐसे में इस बार आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने उनकी घेराबंदी की कोशिश तो की है, लेकिन 2 महिला उम्मीदवारों के बीच बीजेपी के रमेश बिधूड़ी भी पीछे नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान बिधूड़ी अपने बयानों के लिए विवादों में रहे, वायरल हुए। उनका दावा है कि केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। केजरीवाल ने अपना तो 52 करोड़ का शीश महल बना लिया। इन झुग्गी वालों से पूछो इनका क्या बदला 10 साल में? क्या बदला? पानी नहीं आता आज भी, नालियां भरी पड़ी है गंद के कारण। तो इन बेचारों का क्या बदला है? तो इसीलिए केजरीवाल से लोग तंग आ गए। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। बिधूड़ी ने प्रचार के आखिरी दिन छोटी छोटी सभाएं की। गोविंदपुरी के रविदास मंदिर में जाकर मत्था टेका और जीत का आशीर्वाद दिया। दावों का दौर खत्म हो चुका है। किसके दावे में कितना दम है 5 फरवरी को चुनाव में मालूम चलेगा। 8 फरवरी को सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। दिल्ली की सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी इस बार बाजी पलट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी के दिग्गजों के अलावा सहयोगियों की भी मदद ली जा रही है, ताकि दिल्ली में अपनी जीत को मजबूती से लेकर आगे बढ़ा जा सके। 26 साल का बड़ा सूखा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़ा रहा, लेकिन इस बार क्या जीत के फॉर्मूले को बीजेपी ने कर लिया है डीकोड? पूर्वांचल के लोग अपने को फर्जी वोटर कहने वाले को सजा देने के लिए, सबक देने के लिए भी निकले। इस बार का चुनाव दिल्ली की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव। दिल्ली में शीश महल वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहती है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहती है। 5 तारीख को ऐसे अरविंद केजरीवाल का अहंकार टूटने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के सांसदों ने एकजुटता दिखाने के लिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ 7 में से 6 सांसद स्टेज पर दिखे। इन सांसदों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन रात एक किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की एक सांसद कमलजीत सहरावत नजर नहीं आई, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में थी। बाकी सब ने पार्टी की जीत का दावा किया। जो इलीगल घुसपैठियों के बल पे चुनाव जीतना चाहता था, मेरी पार्टी ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे जोंक पे नमक डालते हैं वैसे उनको सीधा किया है। अब दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं चलेगी जो कहते हैं पी लो इंडिया। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव बेहद ही आक्रामक और सधे तरीके से लड़ा है। आपको आपदा बताकर शराब शीश महल पर घेरा, रोहिंग्या बांग्लादेशी के मुद्दे पर धार्मिक ध्रुवीकरण को धार दी, आपकी ताकत माने जा रहे पूर्वांचली वोटरों पर फोकस किया, यमुना के बहाने केजरीवाल को झूठा बताया, फ्री का जवाब फ्री से देने की कोशिश की, बजट के जरिए मिडिल क्लास को साधा, क्षेत्रीय छत्रपों को उतारकर हर वर्ग समुदाय को साधा। इन 7 मुद्दों पर बीजेपी ने पूरे चुनाव कैंपेन को फोकस किया। बीजेपी की इस रणनीति को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पार्टी ने इस बार एक एक वोट की काउंटिंग की है।
पहाड़ी बहुल इलाकों में पहाड़ी नेता तो पूर्वांचली बहुल सीटों पर पूर्वांचली नेता को, मराठी मोहल्लों में मराठी नेता को, साउथ इंडियन वाले मोहल्ले में साउथ के नेताओं से प्रचार करवाया है। नतीजों का पता तो 8 फरवरी को चलेगा, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को डू एंड डाई मानकर लड़ने की कोशिश की है। मोदी के 10 साल से ज्यादा के कार्यकाल में दिल्ली ही वो सियासी चक्रव्यूह है जिसे अब तक बीजेपी भेद नहीं पाई है। यही वजह है कि हर उस सियासी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है जिससे पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म हो सकता है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस तरह बिजली के खंभों पर तार लगाए जाते हैं, उसी तरह से पानी के पाइपलाइन लगाए जाने की तस्वीरें सामने आईं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अब तक आपने शहरों में, गांवों में, गलियों में बिजली के तार देखे हैं, डिश के तार देखे हैं, टेलीफोन के तार देखे हैं, लेकिन आज आप पानी के तार देखिए। टोटल प्राइवेट पानी चल रहा है। मैं भी यही सोच के आ रहा था कि ये बिजली की तारें हैं। हरे, काले और मोटे, देखने में भले ही तार की तरह दिख रहे हो, लेकिन ये कोई तार नहीं है, ये पानी की पाइपलाइन है। आप देखिए, नहर बह रहा है सर के ऊपर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, पानी की पाइपलाइन, जिसका जाल इन गलियों में बिजली के तार की तरफ फैला हुआ दिख रहा है। पानी माफिया की ये करतूत देश की राजधानी दिल्ली के एक मोहल्ले की कहानी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने इसे खोज निकाला है। और ये जो पाइपें टंग रही है क्या है? ये सारी पानी के, देखो। मैं तो सोचा ये तो बिजली की तारें हाँ, हैं। पहले बिजली के तार थे, भी पानी के हो गए। पानी के पाइप वाले इन तारों को देखकर जैसे आप हैरान हो रहे हैं, संबित पात्रा भी सुबह हैरान रह गए थे। ये जो तारें ऊपर दिख रही हैं, आप तार देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं। मैं भी यही सोच के आ रहा था कि ये बिजली की तारें हैं। विश्व में पहली बार मालूम पड़ा कि ये तारें नहीं है, बिजली नहीं जा रही है, इसमें पानी जा रहा है। मुझे गहलोत जी बता रहे हैं जल बोर्ड का कोई पानी नहीं है, सब प्राइवेट पानी। ये अरविंद केजरीवाल जी के यारों के ये जो जाल बिछा हुआ है, ये जाल माफिया का जाल है। दिल्ली का ये कापसहेड़ा है जो बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिणी दिल्ली का इलाका है, हरियाणा से सटा हुआ है। करीब 5 लाख की आबादी इस मोहल्ले में रहती है। इस तस्वीर को देखने के बाद हमारी टीम भी कापसहेड़ा पहुंची। पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए घरों पर इस तरह की छोटी टंकियां लगी हैं। ये पाइप इसलिए हैं क्योंकि आसपास के इलाकों से टंकियों से पानी आता है। ये पानी खरीदना पड़ता है और ये पानी यूनिट के हिसाब से दर्ज होता है। इसके लिए आप टैक्स सरकार को नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार तो आपको पानी दे ही नहीं रही है। ये टैक्स आप देते हैं उन लोगों को, उन स्थानीय लोगों को या उन राजनीतिक नेताओं को जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को पीने का ही नहीं, नहाने का पानी भी खरीदना पड़ता है, जो इन्हीं पाइपों के जरिए उनके घर तक पहुंचता है। मोहल्ले वाले 1 रुपए लीटर पीने का पानी खरीदते हैं। नहाने और कपड़े धोने का पानी 12 पैसे प्रति लीटर लोग खरीदते हैं। नहाने धोने के पानी के लिए बकायदा घर घर में मीटर लगा हुआ है, जिसके हिसाब से मोहल्ले वालों को भुगतान करना पड़ता है। और ये पानी जल बोर्ड से नहीं, बल्कि पानी माफिया के फार्म हाउस में बने टैंक से सप्लाई होता है। घर में पानी की सप्लाई सरकार की ओर से है कि नहीं है? मुझे नहीं लगता, अगर होता सरकार की तरफ से सप्लाई होता तो फिर हम खरीदते क्यों। एक फैमिली में 4 लोग हैं तो वो पर पर्सन पे, मतलब एक पर्सन पे 200 रुपए यूनिट लेते हैं। यानी कि यूनिट मतलब 1000 हम यूनिट अगर पानी यूज करते हैं तो उस पे 200 रुपया, कहीं मतलब किसी जगह पे 100 रुपए है, कहीं 200 रुपए है। हमारी टीम ने यहाँ जाकर पड़ताल की, लोगों से बात की। पता चला कि सालों से ये समस्या है। पानी का संकट हर मौसम में बना रहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। टोटल प्राइवेट पानी चल रहा है, ना कि कोई सरकार का, दिल्ली सरकार का कोई पानी का सप्लाई नहीं है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ऊपर पाइपों से पानी आता है। पैसा ना दे तो पानी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो खतरा भी है ऐसे पानी? और खतरा है, बिल्कुल खतरा है। बराबर कुछ ना कुछ होते ही रहता है यहाँ। क्या है स्थिति, पानी है नहीं? क्या स्थिति ये है कि हमारे यहाँ ना तो कोई विधायक देखने वाला है, ना हमारे यहाँ पार्षद देखने वाले हैं। मकान मालिक क्यों लेता है पैसे? पानी खरीदते हैं, वो पानी सप्लाई आता है, वो लेते 8 पैसे, हम लोगों को 10 देते।
10 साल से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 10 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है। इस इलाके में बड़ी संख्या में बाहरी लोग आकर बसे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाकर रखी हुई हैं। वैसे तो भाईजान की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनावी मैदान में है, लेकिन अल्पसंख्यक वोटरों को मैसेजिंग के लिए ये एक बड़ा मामला माना जा रहा है और इसके कारण असदुद्दीन ओवैसी किसके समीकरण घटा सकते हैं और किसके बढ़ा सकते हैं और खुद उनकी पार्टी की स्थिति क्या रह सकती है, उसको बताती हुई अब ये रिपोर्ट देखिए। मुस्तफाबाद और ओखला दिल्ली की ऐसी 2 विधानसभा सीटें हैं जो चुनाव में ओवैसी के प्रचार की वजह से हॉट सीट बनी हुई है। वेलकम टू मुस्तफाबाद। पानी के लिए बजट में कहाँ है मुस्तफाबाद में पानी बताओ। अगर आप जालिम को शिकस्त देना चाहते हैं तो अपने वोट से दीजिए। मुस्तफाबाद में ओवैसी ने दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बना रखा है, तो ओखला में ओवैसी के उम्मीदवार हैं शिफाउर रहमान। दोनों तिहाड़ जेल में बंद रहे, लेकिन परोल पर प्रचार के लिए दोनों ही बाहर हैं। इन दोनों को जिताने के लिए दिल्ली में मोर्चा खुद ओवैसी ने संभाल रखा है। 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं, अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा। अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया, तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में। प्रचार के आखिरी दिन ओखला में ओवैसी ने रोड शो किया। ओखला मुस्लिम बहुल सीट है, 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहाँ आज तक गैर मुस्लिम जीता नहीं है। आप से अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस से अरीबा खान, AIMIM से शिफाउर रहमान और बीजेपी से मनीष चौधरी उम्मीदवार है। मुकाबला इन्हीं चारों के बीच है। ओवैसी मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो फिर आपकी मुसीबत बढ़ेगी। बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन ओवैसी का असर दिखा और मुस्लिमों ने एक तरफा वोट किया तो फिर उनका खाता भी खुल सकता है। ओखला की आवाम फैसला कर चुकी है। ओखला की आवाम फैसला कर चुकी है। हक के लिए वोट करेंगे, सही के लिए वोट करेंगे, हक जो हक होगा उसके लिए वोट करेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी मुस्तफाबाद की भी है। ताहिर हुसैन 2020 में आम आदमी पार्टी से पार्षद थे, लेकिन दंगों के आरोप के बाद पार्टी ने निकाल दिया। अब इस चुनाव में ओवैसी के सहारे किस्मत आजमा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के मुसलमान केजरीवाल के साथ नहीं है। 2020 के बाद केजरीवाल साहब से मुसलमानों का खास तौर से मुंह भंग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे एक समानता के, वो नजर नहीं आए। आज तक इतने चुनावों में केजरीवाल साहब कहीं मुसलमानों के इलाके में वोट मांगे तो गए नहीं, ना कोई रोड शो, ना कोई जनसभा। बस इसी नाम पर उनके प्रत्याशी वोट मांगते हैं कि मैं केजरीवाल का साथी हूँ, हम भाजपा को हरा रहे हैं, हमें वोट दो। मुस्तफाबाद सीट से आपके आदिल अहमद खान, कांग्रेस से अली मेहंदी, AIMIM से ताहिर हुसैन और बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट उम्मीदवार हैं। यहाँ करीब 42% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्तफाबाद सीट पर मुसलमानों की गोलबंदी जिसके पक्ष में हुई, जीत उसकी होगी। लेकिन 3 प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बटा तो 2015 की तरह बीजेपी को फायदा हो सकता है। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर लगातार ABP न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अब लेकर आते हैं आपको महाकुंभ। मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मां गंगा की धारा है। प्रयागराज में आज आखिरी अमृत स्नान था। मौनी अमावस्या में जिस तरह का हादसा हुआ, उसके बाद सरकार प्रशासन को डर था कि भारी भीड़ उमड़ने की वजह से दोबारा वैसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए। इसको लेकर यहां पर कड़े और बड़े इंतजाम भी किए गए थे, जिसका असर भी देखने को मिला। हालांकि मौनी अमावस्या के मुकाबले आज भीड़ कहीं ज्यादा कम थी, लेकिन जितने भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, उन्होंने संगम नगरी में जाकर मां गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद उत्साह, उल्लास, उमंग के साथ वापस लौटते हुए नजर आए। मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के बाद आज बसंत पंचमी के दिन प्रशासन की अग्नि परीक्षा थी। हालांकि इस बार भीड़ कम आई, लेकिन संख्या फिर भी करोड़ों में ही थी।
बताया गया कि प्रयागराज में करीब 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही थी। शाही सवारियों में अमृत स्नान के लिए आते हुए संत, आस्था की डुबकी लगाते करोड़ों श्रद्धालु। भभूत लगाकर आए साधु आज महाकुंभ की भव्यता देखते ही बन रही थी। ये जो तस्वीरें सनातन के अलग अलग रंगों को समेटकर लोग यहाँ से चलते हुए चले आ रहे हैं। ये देखिए धर्म की ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं को संभालने के लिए प्रशासन के इंतजाम पुख्ता थे। महाकुंभ मेले में भव्यता के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया। नजारा ऐसा था कि नीचे भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा था तो आसमान से फूल भी बरस रहे थे। वसंत पंचमी का पावन पर्व, अखाड़ों का स्नान, नागा साधुओं को देखने की उत्सुकता और साथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ये वो तस्वीरें हैं जो महाकुंभ की आज की कहानी का सार हैं। आस्था और सुरक्षा, आज यूपी पुलिस ने दोनों का ध्यान रखा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सीएम हाउस के अंदर बड़ी स्क्रीन पर मेले क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। साथ में अफसर भी बैठे थे। कोशिश यही थी कि कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका हो तो तुरंत एक्शन ले लिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन मेला क्षेत्र में भी होता दिखा। मौनी अमावस्या वाली रात जिन अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे, आज वो घोड़े पर सवार होकर ग्राउंड जीरो पर थे। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने उनसे बात की। आज भीड़ नियंत्रण भी बहुत अच्छा है। आप बगल वाला घाट देख सकते हैं, जो पब्लिक जिस घाट पे स्नान कर रही है, कोई भी भीड़ का ऐसा जमाव का कहीं पे बिंदु नहीं है। पिछले स्नान में लोगों को लंबी दूरी तक चलने के बाद भीड़ में अटकने की शिकायत थी। इस बार प्रशासन के भीड़ मैनेजमेंट से लोग खुश दिखे। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। व्यवस्था को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह गाइड और पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। व्यवस्था ठीक है और बहुत ही आनंद है। तकलीफ कुछ नहीं है। तकलीफ सिर्फ उन्हें हुई है जिन्होंने पुलिस का गाइडलाइन का, प्रशासन का फॉलो नहीं करा है। 6 दिन पहले मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद आज प्रयागराज में सुरक्षा के साथ भव्यता का संगम दिखा। आज का दिन तो सफलतापूर्वक गुजर गया। जितने लोग यहां पर पहुंचे हुए थे सभी के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ को लेकर लगातार कई सवाल कायम है। मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है और लोगों की मौत के आंकड़े को छिपाने का काम कर रही है, जबकि सरकार की ओर से दावा किया गया कि उस दिन भगदड़ में 30 लोगों की जान गई थी। इसको लेकर आज संसद में भी किस तरह की गूंज सुनाई दी है, अब उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। राज्यसभा में जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत का दावा किया, सदन में हंगामा हो गया, जिसके फौरन बाद खड़गे ने सफाई भी दी। ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए। महाकुंभ में 1000 मौतों के दावे से सभापति धनखड़ हैरान दिखे। उन्होंने खड़गे से बयान वापस लेने की गुजारिश करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की। Thousands you have used. I would appeal to you. I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. ठीक है, मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। हालांकि खड़गे अपनी बात पर अड़े रहे, कह रहे थे अगर मैं गलत हूं तो माफी मांगूंगा, लेकिन सरकार मुझे गलत साबित तो करे। खड़गे का बयान चौंकाने वाला था, क्योंकि कहां 30 मौतों का सरकारी आंकड़ा और कहां खड़गे के 1000 मौतों का दावा। खड़गे के फौरन बाद राज्यसभा में बोलने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उठे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेहरू के जमाने के भगदड़ की याद दिला दी। जवाहरलाल नेहरू 1954 में प्रधानमंत्री थे। 800 लोग मौनी अमावस्या के दिन
800 लोग 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड की वजह से मृत्यु हुई थी। तेरा भगदड़ वर्सेस मेरा भगदड़ की लड़ाई के बाद जब नेता बाहर आए तब और चौंकाने वाले दावे कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी जया बच्चन, जो कह रही हैं कि कुंभ में मरने वालों को गंगा में बहा दिया गया। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेटेड हुआ है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। उनकी तरह उनकी पार्टी के मुखिया भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हर दिन घेर रहे हैं। सरकार नहीं खोज रही है, ना गिनती बता रही है। अगर वो थाने जाते हैं तो कहते हैं खोया पाया केंद्र में जाओ। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। इधर विपक्ष के दावों के बीच लोकसभा में सरकार की तरफ से भगदड़ को साजिश का एंगल दे दिया गया। उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच पे भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। अब साजिश है या प्रशासन की नाकामी, इस पर जांच चल रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट से पहले ही विपक्ष के दावों ने देश को हैरान करने का काम किया है। उधर लोकसभा के भीतर विपक्ष के सांसद लगातार आरोप लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से भी पूरे मामले में जवाब आया। उसे कहा जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। 30 मौतों का बार बार जिक्र किया जा रहा है और इसी के साथ साजिश के एंगल की भी बात निकलकर सामने आई है। कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची दो। कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों। सदन में प्रश्नकाल चल रहा था, लेकिन विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं था। सांसदों के सवालों को महाकुंभ से जुड़े नारों ने ओवरटेक कर लिया था। बुमरे, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। नारे लगाते हुए सांसद अपनी सीट छोड़ आगे आकर खड़े हो गए। जब संसदीय मर्यादा तार-तार हुई तो स्पीकर सांसदों से सख्ती से पेश आए। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? विपक्षी सांसद महाकुंभ की भगदड़ पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जबकि स्पीकर ने उन्हें बाद में समय देने का वादा किया। उधर सरकार पक्ष की तरफ से भी किरेन रिजिजू और रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। एक ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए तो एक ने उसकी नीयत पर। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? सदन के साथ कोर्ट में भी भगदड़ की आवाज पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से घटना पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतनीय है, लेकिन हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। राज्य सरकार ने भी न्यायिक जांच आयोग बनाया है, यहाँ सुनवाई की जरूरत नहीं है। संसद और सुप्रीम कोर्ट में महाकुंभ की भगदड़ का मुद्दा तो उठा, लेकिन कोई सुनवाई या चर्चा नहीं हुई। जनहित में अब बात करेंगे अवैध टेंट की। आपको बताते चले महाकुंभ क्षेत्र में फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ है। टेंट सिटी में बकायदा कई ऐसे टेंट बनाकर लग्जरी टेंट के जरिए लाखों की कमाई की जा रही थी। जब टेंट सिटी में कुछ जगहों पर आग लगी, उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई। अब प्रशासन की ओर से उन तमाम अवैध टेंट पर ताला लगा दिया गया है। ये तस्वीर 5 दिन पुरानी है। जिस जगह पर ये टेंट आग में जलकर खाक हो रहे हैं, उसी इलाके में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरें संगम नगरी के झूसी इलाके की हैं, जहां छतनांग घाट स्थित नागेश्वर पंडाल में आग लगी थी, जिसमें 15 टेंट जलकर खाक हो गए थे। इस घटना के बाद यहां अवैध टेंट सिटी होने की बात सामने आई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लग्जरियस टेंट थे, जो जूना शिविर नाम से संचालित की जा रही थी। टेंट के लिए किसानों से जमीन लीज पर ली गई थी।
देसी विदेशी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में एडवांस बुकिंग की हुई थी। लेकिन घटना के बाद संचालकों और ठेकेदार समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। महाकुंभ के नाम पर बिना अनुमति के टेंट सिटी चलाने और श्रद्धालुओं के साथ धोखा करने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। प्रशासन ने आज मौके पर पहुंचकर अवैध टेंट सिटी को खाली कर ताला लगा दिया। 2 दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अब प्रशासन जागा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामा हो गया। राहुल गांधी की ओर से चीन और अमेरिका के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें कही गईं जो सत्ता पक्ष को रास नहीं आया और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाषण के लिए खड़े हुए, तो फिर ऐसी बात कह दी जिस पर संसद में हंगामा हो गया। ये तो बहुत सीरियस मामला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगा दिया कि लद्दाख में चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में घुसकर बैठी है। चाइना is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The reason China is inside our territory is important. That China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. राहुल गांधी के इसी बयान पर सत्ता पक्ष के सांसद नाराज हो गए। एनडीए सांसदों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई बार आपत्ति भी जताई और संसद में राहुल गांधी के इस बयान को तथ्यहीन बताया। लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े रहे। आप मन चाहे ऐसे सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। आप सदन में ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा। इसी खबर के साथ जनहित में प्रयागराज से मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।